नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र, जिसमें जनता के पास ये हक है कि वो अपनी पसंद की सरकार चुन सके। हमारी पसंद की सरकार अगर हमारे पास है तो हम जो भी चाहते हैं अपनी सरकार से वो उन उम्मीदों पर खरी उतरेगी। हमारे पास हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है और हर वोट का एक मोल है। हमारे देश की जो बागडोर है किस सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ये हमारा वोट ही तय करता है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करने वाले हैं मेरा मत मेरा अधिकार विषय पर, जिस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सखवानी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की कि लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत और लोगों के हाथ में ये ताकत रहती है कि हमारे देश को चलाने वाली जो सरकार है वो कैसी हो, उनके उम्मीदों पर खरी उतरे। तो ये जो लोकतांत्रिक देश में एक वोट का हक है मतदाता के पास, ये कितनी अहम भूमिका अदा रखता है और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? एक तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा दूरदर्शन को कि इस विषय के ऊपर आपने ये जो परिचर्चा यहाँ पे प्रारंभ की है। और क्योंकि अभी लोकसभा चुनावों का जो महासमर है वो भी होने वाला है और इस कंटेक्स्ट में हमारा जो वोट है उसकी एक बड़ी महत्ता बढ़ जाती है और उसको लेकर के आप देखेंगे कि विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं। आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे। फॉर्चुनेटली हम जिस देश में रहते हैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और उसको जीवंत लोकतंत्र कहा जाता है। जब मैं इसको लिविंग डेमोक्रेसी बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र तो दुनिया में बहुत और जगह भी लोकतंत्र है, लेकिन हमारा एक लोकतंत्र ऐसा है कि यहाँ पे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं और लोगों के पास यह अधिकार होता है कि वो किस प्रकार की सरकार चुनना चाहते हैं, वो किस प्रकार का नेतृत्व चाहते हैं। वो जो एग्जिस्टिंग सरकार है उससे प्रसन्न है या नहीं है, या उनका जो एग्जिस्टिंग कोई सांसद है, एमएलए है। अभी तो चलो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो जो आपका सांसद होगा उनका जो एक रिपोर्ट कार्ड होता है, क्या उससे वो प्रसन्न है, तो उस पूरी चीज़ों को देखते हुए अपना वोट डालते हैं। सो लोकतंत्र में जो वोट है उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और कई बार हम देखते हैं कि उसको हमें थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपका जो मत है वो आपके ना केवल देश की सरकार का निर्धारण करेगा, लेकिन आप कैसी सरकार अपने लिए चाहते हैं उस चीज की दिशा और दशा को भी आपका वोटिंग राइट ही चेंज करता है। जी, आपने ये तो बता दिया कि वोट क्यों जरूरी है और जहाँ पे लोकतंत्र की बात हो वहाँ पे तो वोट की जो अहमियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है और हम अपने आसपास भी देखते हैं कि हर कोई कहता है कि अगर मैं वोट नहीं दूंगा, एक वोट नहीं भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो वोट देना अनदेखा कर देते हैं इस काम को और नहीं जाते हैं। घर में बेशक वो पूरा टाइम बिता देंगे लेकिन वोट को इग्नोर कर देते हैं। तो कितनी बड़ी गलती वो कर रहे हैं वोट ना देकर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कई बार ये देखा भी गया है, जहाँ तक वोट परसेंटेज की बात है या मत को करने की बात है, कि बहुत से लोग जो वोटिंग बड़ा दिन होता है उसको एज ए लेजर डे लेते हैं कि चलो ये तो हमारे को छुट्टी हो गई। और आप जब मैं अभी भी कह रहा था कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अवेयरनेस का जो लेवल है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज भी हम इस बात से, इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते हैं कि इतने तमाम प्रयासों के बावजूद, इतनी ज़्यादा फ्रीडम्स के बाद, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स के बाद, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, चाहे वो विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जो आपका वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा कम रह रहा है। हम पिछले कुछ इलेक्शनों का आंकड़ा देखें तो हिंदुस्तान में 75% के 72% लगभग लास्ट टाइम पे यहाँ पे लोकसभा में जो मतदान प्रतिशतता थी वो रही थी और 76 के अमूमन जो थी प्रतिशतता जो थी वो विधानसभा के चुनावों में थी। जो आप वोटिंग राइट की आपने बात की, मैं एक इसको और थोड़ा और परिदृश्य में थोड़ा और क्लैरिफाई करना चाहूँगा अपने दर्शकों को भी, कि एक तो ये हमारा लगभग आप इसको मान सकते हैं कि जैसे भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के फंडामेंटल राइट दिए हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में 326 में दिस इज ए लीगल राइट कि भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। जब संवैधानिक तौर पे इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ना आपका रंग देखा गया है, ना आपकी जाति देखी गई है, ना आपका धर्म देखा गया है, ना आपकी भाषा, ना प्रांत, जब संविधान में इस तरह का प्रोविजन कर दिया तो ये मेरा दायित्व भी है। जब हम अधिकार की बात करते हैं, मैं अधिकार के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं अपना इसको उत्तरदायित्व और एक कर्तव्य भी मानता हूं कि जब हमें इस तरह का कोई राइट दिया गया है तो हम उस राइट का एक्सरसाइज करें, क्योंकि मेरा राइट मेरे देश में किस तरह की सरकार होगी, उसकी विदेश नीति कैसे होगी, वो किस तरह से सशक्त बनेगा, उसके सामने कितनी चुनौतियां होंगी, उनको कैसे पार करेंगे, ये सारे काम तो सरकार करेगी। मैंने जब अपना मत डाल दिया तो उसके बाद तो मैं सरकार पे नहीं बैठूंगा, मेरे द्वारा
जो चुना हुआ व्यक्ति है वो आगे जाके नीतियों का निर्धारण करेगा। जी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि मेरे वोट डालने से क्या हो जाएगा, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र के प्रति जिसको हम कह सकते हैं कि उनका अनाचारण मैं कह सकता हूं कि वो एक अनदेखी जिसको आप कह सकते हैं कि वो उस प्रकार की है। इसलिए मेरा प्रत्येक जो मतदाता हमें सुन रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि भी अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि जब ये आपको दिया गया, दिस इज एन ऑनर। बिल्कुल। ये सबको नहीं दिया गया है, ये एक प्रिविलेज होने के साथ साथ ये अपने आप में एक ऑनर है। और आप सरकार चुन रहे हैं, वो सरकार आपके लिए भविष्य निर्धारित करेगी, बहुत कुछ करेगी आगे जाकर। जी। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटीज को कहीं ना कहीं आप अनदेखा कर देते हैं। और मतदान के तरीकों में पहले से लेकर अभी तक बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं, हम देख रहे हैं। और एक नई चीज आ चुकी है, एड ऑन हो चुकी है वोटिंग में, वो है नोटा। तो ये नोटा क्या है, कई लोगों को पता नहीं है। और अगर हम नोटा को अपनाते हैं तो कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, क्या खामियाजा हमें भविष्य में भुगतना पड़ सकता है इसका? देखिए, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आई है जी। और खासकर टीएन शेषन जी को इस चीज का बहुत श्रेय जाता है 1993 में कि उन्होंने हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए हैं। मैंने जब पहला वोट डाला था तो उस वक्त जो था वो कार्ड दिखा के जो वोटिंग राइट था उसके हिसाब से वोट डालता था। जब मैं अभी लास्ट टाइम में वोट डाला तो मुझे जो आपकी वोटिंग मशीन है, मशीन के माध्यम से वोट डाल रहा हूं, मुझे पर्ची सामने दिख रही है कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं। और उसके बावजूद ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप देखेंगे कि जो नए ट्रेंड, जो आप खासकर जो नोटा की बात कर रहे थे कि नोटा का जो शाब्दिक अर्थ हुआ कि नन ऑफ द अबव। कई बार क्या होता है कि हमारे पास, मैंने कहा कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और हमारे यहाँ पे हमारे को कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को कोसें। संविधान ने प्रत्येक व्यक्ति को इस अधिकार से नवाजा है कि वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। वोटर तो है ही है, हर हिंदुस्तानी जो वोटर है वो चुनाव लड़ सकता है। यदि आप ए से खुश नहीं है, बी से खुश नहीं है, सी से खुश नहीं है, तो आप स्वयं जाइए चुनाव लड़िए। और यदि आप नहीं लड़ रहे हैं तो आपके सामने जो मेरा आग्रह ये रहता है हमेशा, और मैं जब बच्चों से भी बात करता हूँ, क्लासरूम्स में भी या इस तरह की मैं कहीं भी अपना मुझे एड्रेस करने का मौका मिलता, मैं हमेशा कहता हूं कि आप नोटा का कम से कम प्रयोग करें और जो लोग वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनमें से आप अवेलेबल बेस्ट को इलेक्ट करने की कोशिश करें। दूसरी मोनिका मैम, इसमें बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि क्या मान लो मैं नोटा यूज कर रहा हूं, तो मेरा नोटा यूज करने का मतलब ये हो कि आप मतदान बूथ तक तो पहुंचे, लेकिन मैं नोटा को एज ए ट्रेंड यूज कर रहा हूं या मैं वैसे ही शौक के तौर पे यूज कर रहा हूं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। तो हमें कहीं ना कहीं नोटा को जब हम यूज कर रहे हैं तो उसके पीछे एक सॉलिड बेस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि नोटा को यूज करने की बजाय जो यंग मतदाता है उनको तो आगे आना चाहिए, उनको औरों को भी अवेयर करना चाहिए, एनलाइटन करना चाहिए। और वोट की जो महत्ता है, आपने मोल की भी बात की, तो जो वोट का मोल है वो नोटा में नहीं है, वो तो उसकी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि एवरी वोट काउंट। यहाँ एक वोट से सरकार गिर जाती है, यहाँ पे एक वोट से जो है वो एमपी बन जाते हैं, और हर वोट की अपनी एक वैल्यू है। और मान लो ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं, कई बार ये भी देखा गया है कि नोटा में ज्यादा वोट पड़ रहे हैं और उसके कंपैरिजन में कुछ पार्टीज को कम, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें नोटा जैसे ट्रेंड की तरफ ना जाते हुए, ठीक है, वो आपको एक अवेलेबिलिटी दिया कि चलो आप घर में ना रहें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जब आप बूथ पे पहुंच चुके हैं तो फिर आप अवेलेबल में से बेस्ट को ढूंढने की जरूर कोशिश करें। जी, आपने काफी हद तक संवैधानिक जो प्रोविजन है उसके बारे में बता भी दिया, थोड़ा सा और विस्तार से जानना चाहेंगे। और जो वोट का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। और अभी बहुत सारे आंकड़े हमारे चेंज हुए हैं, वोट 2024 में जो डलने जा रहे हैं, तो पहले से लेकर अभी तक कितनी वोटों की संख्या बढ़ी है, कितने नए मतदाता इसमें शामिल हुए हैं, अगर कुछ आंकड़े हमारे तमाम दर्शकों को आप बता दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और वो भी जागरूक हो पाएंगे कि कितने नए मतदाता हिमाचल प्रदेश में जुड़ चुके हैं। और देखिए, आपने इसमें दो तीन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो रेज किए कि एक तो आपने वोट की परसेंटेज को लेकर के बात की और आपने संवैधानिक प्रावधानों की बात की। मैंने आपको पहले भी कहा कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 326 है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो रंग, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत, उसका सेक्स है, जेंडर है, उसको लेकर के कोई भी भेदभाव नहीं करता और प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार देता है। पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में उसको 18 वर्ष कर दिया गया। तो आप देखेंगे कि 21 वर्ष से 18 वर्ष करने के पीछे क्या सोच होगी।
तो लोगों को लग रहा है कि जो हिंदुस्तान है उसका जो युवा है वो 18 साल में अपने बारे में और देश के बारे में किस तरह का निर्णय होना चाहिए उसको लेने के लिए वो समर्थ्यवान है, वो सक्षम है, वो समर्थ्यवान है, उसको अच्छे बुरे का पता है। इसलिए ये एज जो है आपको 21 से लेकर के घटा करके 18 साल कर दी। दूसरा मैंने कहा कि एक आपकी एक लीगल एंटाइटलमेंट है कि आपका एक कानूनी अधिकार है। मैं बार बार इस चीज को फोकस करता हूं कि जब आपको यह अधिकार दिया गया है तो इसका मतलब है कि आप इसको एक्सरसाइज कीजिए, आप इसका प्रयोग कीजिए। इसके लिए सरकारें, प्रशासन प्रत्येक स्तर पे प्रयास हो रहे हैं। इसलिए इसको लेजर डे नहीं माने आप उस दिन, आप स्वयं वोट डालिए, आप दूसरे लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित कीजिए। और जो भारत का जो एक पूरी दुनिया में जिसको आप कह सकते हैं कि जो परचम है, जो ब्यूटी है इंडियन डेमोक्रेसी की, वो इस बात में है कि हमारी मत प्रतिशतता कितनी ज्यादा बढ़ रही है। एक तो हम दुनिया का लगभग सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है ही है, हम सबसे बड़ा पॉपुलस नेशन भी उस दहलीज पे है। तो 2-4 का आंकड़ा चाइना से ऊपर नीचे हो सकता है। तो इतने बड़े देश में इस तरह से चुनाव करना दुनिया के लिए तो एक किस्म से वैसे ही अजूबा है। आप देखेंगे अमेरिका में क्या होता है, बहुत सी कंट्रीज में क्या होता है। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम इसका प्रयोग करें तो हम उसको, जो हमारे को एक संवैधानिक प्रावधान किया गया है, जो हमारे को लीगल राइट दिया गया है, उसका हम पॉजिटिव सेंस में, ट्रू सेंस में, नेशनल इंटरेस्ट में प्रयोग करें। दूसरी आपने बात की टोटल वोटर्स की। आप देखेंगे अभी यदि मैं राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करूं, लगभग 98 करोड़ जो लोग हैं लगभग वो वोट डालने अभी अपना वोट डालेंगे। और हम हिंदुस्तान के एचपी की बात करें, आपने हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ 2024 का जो अभी प्रस्तावित लोकसभा का हमारा इलेक्शन है और 1 जून को हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे, तो उस चुनाव का जो हमारे पास आंकड़ा है 56,38,422 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड। ये लगभग 10-15 दिन पहले जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी। और ये बढ़ रही है क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि इसको बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो नए मतदाता हैं उनको और ज्यादा एनरोल्ड होने की कोशिश हो रही है। तो 56,38,422 आज की डेट में, आज तो नहीं मैं कहूंगा, 10 दिन पहले की जो आंकड़ा है उसके हिसाब से वोटर हैं हमारे पास, जिनमें 27,59,017 ये हमारे फीमेल वोटर हैं, जो महिला वोटर हैं। बहुत बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आबादी का लगभग आधा हिस्सा जो है महिला वोटर हैं। 28,79,200 ये मेल वोटर हैं। और इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को करने के लिए अभी जो है 7,990 मतदान केंद्र पूरे हिमाचल प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। 65,682 इतने हमारे पास यहाँ पे सर्विस वोटर हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है, अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे कि हिमाचल में कितना ज्यादा लोगों में उत्साह है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, अब जब देखते हैं तो जो न्यू वोटर एनरोल्ड हुए दैट इज 1.89 लाख, और हिंदुस्तान में उसका 2.5 लाख, मतलब 1.89% है नए वोटर्स की जो टोटल वोट वहां पड़ने हैं। और हिमाचल में 2.5 है। हमारे पास जो एक बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, जो नए मतदाता है, बिल्कुल जो 18 से 19 साल का जो मतदाता है, जो फ्रेश है, स्पेशली जो बच्चे +2 करके निकले और उनका एक बड़ा उत्साह भी होता है उन लोगों में जिन्होंने 18 कंप्लीट की। ऐसे मतदाताओं का जो आंकड़ा है 1,38,918 है। और 20 साल से 29 साल जो कि आयु के जो लोग हैं उनका 10,40,756 ऐसा हमारा आंकड़ा है। तो आप देखेंगे इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में जो महिलाएं हैं और जो नए मतदाता हैं, यंग वोटर हैं, उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें मैं एक चीज आपको और बता दूं, इंटरेस्टिंगली 2019 का चुनाव हुआ था, उसमें 72% के करीब 72.42% वोटिंग हुई थी और असेंबली में 76% हुई थी। तो इस बार ये इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि हम इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं और उसमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते हिमाचल प्रदेश के साथ साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का कर्तव्य है कि वो ना केवल अपने को रजिस्टर्ड करवाए बल्कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पे जाके वोट भी डाले। बिल्कुल, अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाए। आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। एनजीओज कितनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जो हमारा यूथ है किस तरह से लोगों को जागरूक करने में अहम भूमिका अदा कर सकता है, कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वोटर्स को इन्फॉर्मेशन कैसे दी जा रही हैं, गाइडलाइंस क्या क्या हैं, और जो आपने कहा कि फ्रेश बच्चे हैं, जो यूथ हैं, वो कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसकी भी डेट आप डिस्कस कर रहे थे। तो तमाम दर्शक अगर हमारे जान लें तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए,
जो सरकारी तंत्र होता है वो एक लेवल तक काम करता है और एक लेवल के हिसाब से काम करता है। जी। सरकार वास्तव में लोगों की सरकार होती है। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के महाकुंभ में हम अपनी सरकार का निर्वाचन करने जा रहे हैं। आप ए को चुनिए, बी को चुनिए, दिस इज अप टू यू, लेकिन आप चुनने जरूर जाइए। तो आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, चाहे वो भारतीय इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो वोट की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए अथाह प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे सरकारी प्रयत्न तो हो ही रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे तो चीजें हो रही है, लेकिन नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बीएलओ के माध्यम से, यूथ क्लब्स के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, आपके मतलब हमारे यहाँ पे जो यूथ आइकन्स हैं उनके माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से, ये जो यंग लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट और खासकर जो शिक्षण संस्थान है इनकी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं जोर देके इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा कि जो शिक्षण संस्थान है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो अभी आप देखेंगे जो नए वोटर्स हैं उनको एनरोल करने के लिए 4 मई तक का टाइम है कि जो भी इन बिटवीन जो है वो 18 साल की एज को अटेन कर लेता है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करे और वो वोटर होगा। तो आप सोचिए कि जो आदमी 4 दिन पहले उसके लिए एलिजिबल होगा उसके मन में कितना उत्साह होगा। क्योंकि मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि वोटिंग जो है एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है, सबको नहीं दिया गया है। हर आदमी के पास वोटिंग राइट नहीं है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे दुनिया के बहुत से राष्ट्रों ने अपने यहां पे आधी आबादी को तो वोटिंग का राइट नहीं दिया गया है। The people from all over the world has a long battle for attaining this right to vote. Even आप जो आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहां पे 1920 के दशक में दिया गया है। हिंदुस्तान की सरकार ने अपने यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के सब लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी दिए और वोटिंग राइट्स भी दिया। मैं कहता हूं जब आपको इस तरह का राइट दिया गया, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप जाइए, मत डालिए। रजिस्टर्ड होना और मत डालना 2 अलग अलग चीजें हैं। इसलिए वहां पे जाकर के अपनी श्योर करना, अपना मत डालना, उस दिशा में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन बहुत से प्रोविजन किए गए हैं, पोर्टल्स हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आपके जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो एबल्ड लोग हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं विशेष दर्जे वाले, उनके लिए वोटिंग की विशेष व्यवस्था है। आप देखेंगे जहां भी आप वोटिंग बूथ पे जाते हैं। और आप एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस बार इलेक्शन कमीशन ने की और लास्ट टाइम में भी की थी कि आपके जो बुजुर्ग मतदाता है या कोई बीमार व्यक्ति है वो वोटिंग बूथ तक सक्षम नहीं है, वो वोट एज ए वोटर तो है लेकिन वो बूथ तक नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए इलेक्शन से पहले ही वोटिंग की व्यवस्था की गई है कि उसके घर में आदमी जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसका वोट आप डलवाएंगे और जब कॉमन वोट हो जाता है उसके साथ बाद में जब गिनती होती है तो उन वोटों को भी काउंट किया जाता है। एक चीज। दूसरा, एक इलेक्शन कमीशन ने जो बड़ा अच्छा काम किया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमेशा यह कोशिश रही है कि किस तरह से जो बूथ है वो कनेक्टेड हो रोड से, ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण परिवेश में रहता है, अब बुजुर्गों को ले जाना मुश्किल होता है। आपने ऐसे भी एग्जांपल देखे हैं कि लोग पालकी में भी गए हुए हैं, लेकिन अब वो पालकी वाली स्थिति इसलिए नहीं है कि जो जा सकता है वो जाए, जो नहीं जा सकता उसको आप घर में वोट डलवा रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, विभिन्न एनजीओ के द्वारा लोगों को अवेयरनेस को लेकर डिफरेंट टाइप के कार्यक्रम चले। और इसमें मैंने आपको वैसे ही कह दिया कि जो नव मतदाता का पंजीकरण है उसमें हिमाचल प्रदेश जैसा जो हमारा एक बहुत ही राज्य है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आया है। तो ये अपने लिए बड़ा भारी गौरवान्वित और गौरव की बात है हमारे लिए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है इस डिस्कशन में और आपके विचार जान के, और लोग जागरूक भी हो रहे हैं कार्यक्रम को देखकर। अधिकारों की बात चल रही है, वोटिंग राइट्स का तो पता चल ही चुका है काफी हद तक। हम बात करते हैं जब कोई आपराधिक रूप से दर्ज रहता है या कोई दोषारोपण किसी पर हो गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं, कब वो वोट दे सकता है, कौन से व्यक्ति अगर किसी दोष में लिप्त हैं वो नहीं दे सकते हैं आपराधिक मामलों में। तो थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि भारत के संविधान जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार देता है और वो वोट को डाल भी सकता है। और जो बीच में मैला प्रैक्टिसेस होती हैं कि किसी को वोट डालने से रोकना, तो ऐसा संवैधानिक तौर पे कोई प्रोविजन नहीं है। और आपने विशेष तौर पे बात की अपराधियों की, तो अपराधी होना, किसी के खिलाफ चार्जेस लगना और अपराध घोषित होना, वो 2 अलग अलग चीजें हैं। आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व कानून है, वो क्लियरली कहता है कि जब तक अनटिल और अनलेस किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा सजा नहीं दी जा सकती है तब तक वो दोषी नहीं है। तो जो व्यक्ति दोषी नहीं है उसको वोट डालने का अधिकार है और जिसको संविधान प्रदत्त
या कॉन्स्टिट्यूशनली या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून की यथोचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि किसी व्यक्ति को आपने सजा दी है तो वो व्यक्ति वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो मेंटली अनसाउंड लोग होते हैं वो भी अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि उनका दोषारोपण, उनके ऊपर दोषारोपण हुआ, दोष सिद्ध नहीं हुआ है। तो दोष का जो सिद्ध होना है वो है, और ये जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है उसमें क्लियरली बिल्कुल लिखा है, और उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, वो क्लैरिटी है उसमें। यही खूबसूरती है हमारे लोकतांत्रिक देश की। आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि राइट्स की तो हमने बात की, लेकिन हमारा जो वर्क प्लेस है, कई बार हम काम में इतने व्यस्त होते हैं या हम यहाँ पर नहीं है, कोई बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई जो हैं वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह का प्रावधान है अगर वो वोट देना चाहते हैं? कोई डॉक्टर है वो यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं अपने देश से बाहर, वो वोट दे सकते हैं या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि वर्क प्लेस पे किस तरह का रूल्स बनाए गए हैं कि आपको स्पेशली छुट्टी दी जाती है, आप पहले हाफ डे ले सकते हैं या बाद में हाफ डे लेके आप वोट डालने जा सकते हैं, अगर लेट हो जाते हैं तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? देखिए, हमारे यहाँ पे और खासकर अभी जो हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि जो भी सरकारी संस्थान है, गैर सरकारी संस्थान है, उनके हेड्स को उन्होंने बड़े क्लियर कट मैसेज दिया है कि दिस इज मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द कंसर्न्ड, कि वो अपने लोग, उनके पास कोई अप्लाई करता है कि मैं शिमला में जॉब कर रहा हूँ, मेरा घर मंडी में है, मेरा घर सरका घाट में है, मेरा घर धर्मपुर में है, मुझे वोट डालने जाना है, तो जस्ट मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और मुझे छुट्टी मिलेगी। मैं वहां से जब मैं अपना वोट डालता हूं तो वहां पे एक ईडीसी सर्टिफिकेट होता है, इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्टोरल ड्यूटी सर्टिफिकेट, कि आप यहां पे आए थे, आपको वोट दिया गया था। तो अमूमन आप ये मान सकते हैं कि आदमी किसी ने दूर जाना है, यहां से कोई चंबा जाना चाहता है, तो वो ठीक है, वो अपना वोट वहां पे डाल सकता है, उसको बेकायदा छुट्टी का वहां पे प्रावधान है, और वो छुट्टी वोट डालने की एवज में उसको मिलती है, उसकी छुट्टियों में से वो कहीं नहीं कटेगी। दूसरी बात, आपने जो हमारे देश की सेवा में जो फौजी भाई लगे, उनके लिए भी मत का प्रयोग है, उनके लिए जो इलेक्टोरल बैलेट है वो आते हैं, और वो प्रोसेस कब से चली हुई होती है उनकी, जैसे जैसे आपकी प्रोसेस शुरू हो जाती है तो वो भी अपने हिसाब से वोट डालते हैं, और वो वोट डिस्पैच होते हैं, और ये वोट काउंट होते हैं। जो फाइनल टैली होती है तो आपके जो सर्विस वोटर के जो वोट हैं और जो अपने जो आर्मी के लोग हैं उनके वोट है, वो वोट काउंट होते हैं। खासकर आप देखेंगे ये जो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी है हमारी इस पार्लियामेंट में, इस पार्लियामेंट में जो आर्म्ड पर्सन है उनका बहुत बड़ा वोट का एक चंक है। तो आप देख सकते हैं, चाहे वो है, चाहे संख्या कम है चाहे ज्यादा है, जो भी सर्विस वोटर होते हैं या जो भी इस प्रकार के वोट डालते हैं, उनके वोट की एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उनको वोट डाला जाता है और उसको पोस्टेज। जी डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी, एक और चीज जानना चाहेंगे कि हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं और अपना वोट डालते हैं, अगर हम देखते हैं कि ऐसा कार्य किया जा रहा है या धांधली हो रही है, तो हम कैसे संपर्क कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली काम नहीं हुआ जा रहा है, किया जा रहा है? हम कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, और आईडी कार्ड ले जाना जरूरी है जब भी हम पोलिंग बूथ पे जाते हैं? जी, जब भी हम अपना वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ने विभिन्न प्रकार के कार्ड दिए हैं। उन्होंने 6, 7, 10 कैटेगरीज दी हैं। जो बीएलओ है आपको आपका पर्ची का नंबर देता है, जो बीएलओ की पर्ची है वो भी है, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका इलेक्टोरल जो वोटिंग कार्ड बना होता है वो भी होता है, आपका जिस भी आपका जो राशन कार्ड है उससे भी, जहां से भी आप अपनी आइडेंटिटी को शो कर सके वो ले जाना जरूरी होता है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी जो आपने बात की कि मान लो कोई इस तरह की धांधली हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, हम आज की डेट में लोकतंत्र में रहते हैं, और यहां पे आप देखेंगे कि सोशल मीडिया की ताकत बहुत ज्यादा है। तो मैंने देखा कि इस तरह से भी जब कोई बात होती है या थोड़ा बहुत हसल फसल हो जाता है तो उस दिशा में भी बहुत से जो जागरूक लोग हैं वो आगे आते हैं। सबसे पहले तो इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती हैं, और मान लो कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है या कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपका जो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जो आपका वोटिंग करवाने वाली टीम होती है, उसका एक दायित्व है कि उस चीज को रोके। आपके वहां पे वैसे भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे पहले ही आइडेंटिफाइड है बूथ, कि कौन सा सेंसिटिव बूथ है, कौन सा बहुत ज्यादा अनसेंसिटिव बूथ है, तो उस हिसाब से होते हैं, और उसी हिसाब से वहां पे जो आपके आर्म्ड पर्सन है वो रिक्रूट होते हैं। मैंने खुद भी अपने बहुत से टाइम में चुनावी ड्यूटियां दी है, तो जो सेंसिटिव बूथ होते हैं या आप देखेंगे उनमें जो पुलिस के लोग हैं उनका नंबर ज्यादा होगा, आर्मी के लोग वहां पे होते हैं, सीआरपीएफ के लोग वहां पे होते हैं। एक तो हो गया कि एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और यदि मान लो वो चीज नहीं हो पाती है तो इमीडिएटली आपके ऊपर सेक्टर ऑफिसर है, एसडीएम है, डीसी है, इलेक्टोरल ऑफिसर है, तो पूरी मशीनरी वहां पे लगी होती है। तो वो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था से काम करते हैं। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने वोट से संबंधित हमारे तमाम दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। और अपने तमाम दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि आपका वोट बहुत ही कीमती है, किसी के बहकावे में ना आए, और जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उसी को आप चुनें अपने सरकार के रूप में। अब आपसे चाहेंगे इजाजत, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।